स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। तो आज हम वर्ग 10वां का जो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का जो पहला पाठ है केमिकल रिएक्शन इन क्वेश्चन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है सो हल करेंगे। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में आवश्यक रूप से इसमें से इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से भी प्रश्न बहुत सारे रहने के पूरे चांस हैं। तो इस कड़ी में हम अब शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम बता दें कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप भी इस ऑब्जेक्टिव का PDF प्राप्त करना चाहते हैं या ऑनलाइन टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा ग्रुप का, उसके माध्यम से ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको कोई भी अपडेट मिलता रहे और आप बेहतर तैयारी के लिए बढ़िया से टेस्ट दे पाएंगे। लगातार इसमें नियमित रूप से टेस्ट होता है इस ग्रुप में, और ये जो भी ये PDF है इसको भी इसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं का बहुत वैल्यू होता है, नहीं याद रखना होता है। नहीं आप नहीं ध्यान रखिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, दहन, भोजन का पचना और श्वसन, ये तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो कह रहा है कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि अभिक्रिया से पहले जो होता है उसको कहा जाता है अभिकारक, और जो बाद में बनता है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहा जाएगा? अभिकारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अभिकारक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिकारक। अभिकारक इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का। ठीक है, तीसरा देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो बनाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरा का आंसर बी। चौथा, अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब होता है कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकारक, और जिसका अवकरण होता है वो अवकारक। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, ऑक्सीकरण का परिभाषा होता है, 2 होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, या हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का संयोग। इसमें ऑक्सीजन तो कहीं है नहीं, तो हाइड्रोजन के निष्कासन के फलस्वरूप ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए H2S, हाइड्रोजन था इसमें, लेकिन सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया, इसलिए इसका ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? H2S हो जाएगा, डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, श्वसन आप लोग पहला क्वेश्चन बताए थे कि श्वसन जो होता है वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, और जब ही ऊष्मा उत्पन्न होगा तो उस क्या कहलाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो श्वसन हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 6, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ठीक है, आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि परिवर्तन के कारक को हटा लिए जाने पर वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, जैसे लकड़ी का काटना हो गया, कागज को काटना हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या हो गया? परिवर्तन के कारक को हटा लेने पर वह अपने मूल स्वरूप में नहीं आता है। तो दूध से जब दही बनेगा तो फिर वह दूध नहीं बन सकता है, इसलिए यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, अगला है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। तो आप लोग इसमें सभी हेलोजन का ही नाम है। ठीक है, देखिए एक नीचे है, ठीक है, आयोडीन, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो घटता है। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा सो सबसे अधिक होगा, उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम। तो 17वां वर्ग जो है हेलोजन सदस्य होता है, उसमें सबसे ऊपर कौन होता है? फ्लोरीन होता है, इसलिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, 7 का बी। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। इसमें से ऐसे यौगिक को खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर H2 छूट गया है। ठीक है, H2O2 होना चाहिए था, H2O2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यौगिक जो है क्या हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा ऑक्सीकारक और अवकारक, क्योंकि ये अवकरण करेगा, ये ऑक्सीकरण करेगा, दोनों मिलके ऑक्सीकारक अवकारक दोनों करेगा। ठीक है, अगला देखिए, आपको पता होगा कि पहला जो चैप्टर होता है उसमें तो अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो जब क्या होगा कि एक यौगिक टूट करके 2 यौगिक का निर्माण करेगा, तो जब एक यौगिक टूटने से 2 यौगिक का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, उसको वियोजन भी कहते हैं और
अपघटन भी कहते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपघटन लिखा रह सकता है या तो वियोजन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है CO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो CO2 जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है CO2 को जल के में घुलने से। ठीक है, H2CO3। ठीक, अगला देखिए, अभिक्रिया Cu + H2 CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, इसमें देखिए आप लोग गौर से देखिएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, हट गया, CO था, अब क्या हो गया, Cu हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया। तो ऑक्सीजन जब कमेगा तो इसको कहते हैं अवकरण, जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और जब दोनों साथ साथ होता है तो उसी को कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया अंग्रेजी में, है ना, और उपोपचयन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें रिडॉक्स में क्या होता है, रिडॉक्स में हो जाएगा कि रिडक्शन हो गया RED से, OX से ऑक्सीडेशन हो गया, इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से क्या कहता है, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सूर्य के प्रकाश में रखिएगा, ठीक है, AgCl2 को, तो क्या होगा, गर्म करने पर क्लोरीन गैस जो है सो उड़ जाएगा, बचेगा क्या, Ag, मतलब इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि फेरस ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, एल्युमिनियम के साथ हो रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और फेरस को यह क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, मतलब कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि एक तत्व को क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है सो कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं, इससे पहले जो हम लोग थे जिसमें हमको उसमें सूत्र दे दिया था, CaCO3 टूट करके क्या बनाया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह बना रहा है। तो यह कैसा अभिक्रिया होगा, आप लोग बता सकते हैं कि एक यौगिक के टूटने से क्या हो रहा है, दो यौगिक बनता है। हम लोग जानते हैं कि जब किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। 15 नंबर क्वेश्चन, फेरस सल्फेट में लोहा में कौन सी धातु विस्थापित करेगा? ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट है, इसको, ठीक है, लोहा को कौन विस्थापित कर सकता है? वही कर सकता है जो कि इससे ज़्यादा क्रियाशील होगा, लोहा से अधिक क्रियाशील। और लोहा से अधिक क्रियाशील कौन होता है, जिंक होता है। तो जिंक ही इसको विस्थापित कर पाएगा, इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा C। यहाँ पर विस्थापन तालिका दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए, जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, नीचे वाला क्या होगा, कम क्रियाशील। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील घटती अभिक्रियाशीलता। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, यहाँ देखिए लोहा, आयरन, तो आयरन से ऊपर जिंक है ना, जिंक ज़्यादा क्रियाशील होगा, इसलिए जिंक उसको क्या करेगा, विस्थापित कर सकता है। लोहा को इस ऊपर वाला ही विस्थापित कर सकता है, मतलब जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है ऊपर वाला, लोहा से ऊपर वाला यह कर सकता है। ठीक है, और नीचे वाले को लोहा कर सकता है, जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, इस सब को कौन कर देगा, लोहा विस्थापित कर देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, साग सब्जी या विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसलिए भी हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें उष्मा का निर्माण होगा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, एकदम होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, एकदम होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाँ होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें सभी, D आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, इनमें कौन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है? पीछे इससे पहले भी क्वेश्चन आया था जिसमें ऑक्सीकारक अपकारक, तो आप लोग जानते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ रहेगा तो वह ऑक्सीकारक अपकारक दोनों कहलाएगा। इसमें हम देख रहे हैं NHO2, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ साथ है, इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। 19, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन जब में कमी होगा तो अपचयन, ऑक्सीजन का योग होगा तब क्या होगा, उपचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से हो रहा है, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित होने का मतलब क्या हुआ कि इससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और यह एकदम बिल्कुल सही हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। ZNO उपचयित नहीं हो रहा है, ZNO से O हट रहा है तो ये अपचयित होगा, कार्बन अपचयित नहीं होगा क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है,
ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहा है क्या, CaO प्लस H2O डैश CaOH2। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, CaOH2 बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो यौगिक के जुड़ने से एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। इधर दो यौगिक है, इधर कितना है, एक यौगिक है। तो तीर से पहले दो रहे बाद में एक हो जाए, तीर के पहले दो या दो से अधिक रहे बाद में एक हो जाए, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में कमी। तो आप सब में क्या देख रहे हैं, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है, मतलब तीनों में ताप में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और चौथा में क्या हो रहा है, ताप में कमी हो रहा है। तो यही डी जो इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 23 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन प्रतिक्रिया। विस्थापन प्रतिक्रिया में जानते हैं आप लोग कि अधिक क्रियाशील धातु जो है सो कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर एक गो टूटने से दो गो बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए वियोजन। दो गो जुड़ करके एक बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयोजन। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि Zn क्लोरीन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसका विस्थापन ये हो जाएगा, यह भी हो जाएगा संयोजन ही। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो आंसर सही कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिक्रिया H2 2HCl प्रदर्शित करता है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो दो के जुड़ने से एक का निर्माण हो रहा है। तो जब दो यौगिकों के जुड़ने से एक नए यौगिक का निर्माण होता है, या दो तत्वों के जुड़ने से एक नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 25 नंबर कौन संतुलित समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर नहीं आ गया है, नहीं है। आप पहले सवाल में देखिए, पहला में क्या है कि FeCl कितना है, इधर 2 है, यहाँ Cl कितना है, 3 है, तो यह संतुलित नहीं है। आगे आप देखिएगा सब संतुलित होगा। ठीक है, यही संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें SO4 है, इसमें भी SO4 है, Mg इधर भी Mg इधर, Cu इधर Cu है, तो एक नहीं है। जब नहीं है और ऑप्शन में एक से अधिक नहीं दिया है ऑप्शन, तब आपका ये आंसर हो जाएगा 25 का ही। 26 निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, ज्वाला का जलने का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर में फ्लेम रहेगा। ठीक है, फ्लेम बना रहेगा। ठीक है, जिससे फ्लेमेबल आपको दिखाई देगा, जैसे कि गैस चलता है ना स्टोव, उसमें फ्लेम निकलता है ना, तो इसमें कौन सा होगा, तो कोयला है जो ज्वाला के नहीं जलेगा। ठीक है, इसमें आपको देखिएगा केवल ताप दिखाई देगा, लेकिन ज्वाला इससे नहीं निकलता, क्योंकि उसको जो जलाइएगा तो ज्वाला आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, भोजन का पचना शरीर में कौन सी अभिक्रिया है, तो हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, निम्न में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अवकारक गुण, तो जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा वही अवकारक गुण प्रदर्शित करेगा। तो H2S में देख रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, सब में ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, तो ये अवकारक गुण प्रदर्शित करेगा। 29 कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो सूर्य की किरण के प्रभाव से कौन सा पदार्थ जो है सो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, तो AgCl। अभी बताए थे कि जब सूर्य की किरण AgCl पड़ता है तो क्या होता है, ही Ag बनाता है। ठीक है, Ag मतलब चांदी का निर्माण करता है। ठीक है, चांदी बचता है केवल, और क्लोरीन जो है सो गैस हवा में उड़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, Cu+O2 किस प्रकार की अपक्रिया है। आप लोग ऑप्शन देखे बिना भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, दो यौगिक मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो जब दो यौगिक मिल करके एक यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब दो यौगिकों के मिलने से एक नए यौगिक का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन में देख लीजिए है कि नहीं संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन टाइप का क्वेश्चन ही था नहीं, अब संयोजन नहीं तो और क्या हो सकता है सो बता रहे हैं। और क्या हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, अपघटन तो होगा नहीं, उदासीनीकरण तो होगा नहीं, क्योंकि उदासीनीकरण में क्या होता है, भस्म तथा अम्ल क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जल तो बन ही नहीं रहा है, अवक्षेप का कहीं निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपको ऑप्शन से भी देखना है। यदि यहाँ पर संयोजन रहता तो संयोजन भी होता, तो संयोजन रहेगा तो ऑक्सीकरण नहीं दिया रहेगा। ठीक है,
आगे सोडियम की परमाणु संख्या, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है परमाणु संख्या, कभी लोहा का, कभी सोडियम का, कभी पोटेशियम का, कभी मैग्नीशियम का पूछते रहता है। तो सोडियम की परमाणु संख्या हो जाएगा कितना 11। अब कह रहा है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण कर अपने भोजन तैयार करता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पौधे में भोजन तैयार होता है किस अभिक्रिया के द्वारा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी हम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, की क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी था क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा कि एक बड़ा यौगिक जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है टूट करके दो यौगिक का निर्माण करेगा। तो एक यौगिक जब दो यौगिक का निर्माण करता है टूट के, उसको क्या कहते हैं, अवघटन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए लोहा का अभिक्रिया हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तभी हमने बताया था आपको सक्रियता श्रेणी में दिखाया था अभी कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर से लोहा अधिक क्रियाशील है, देखिए इसको विस्थापित कर दिया, कॉपर साइड हो गया, फेरस सल्फेट बना लिया। अधिक क्रियाशील जब कम क्रियाशील को विस्थापित करता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का विलयन से पृथक हो जाता है। तो आपको पता है कि जब कोई ठोस के रूप में पदार्थ जो है अविलय पदार्थ यदि पृथक होता है तो उसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। 36 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl क्या है, अम्ल है। तो भस्म तथा अम्ल अभिक्रिया करता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनाता है, देखिए तीर का निशान दे दिए यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड NaCl, और जल बनाता है H2O। ठीक ना, आप लोग पता है कि जब भस्म तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, 37 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरण के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा, और समीकरण को किसके द्वारा, संकेत अनुसूत्र के द्वारा, संकेत एवं सूत्रों के द्वारा समीकरण को, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा, समीकरण के द्वारा। ठीक है, 38 नंबर, समीकरण के बाएं और दाएं दोनों प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है। आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा याद किए होंगे। तो ये समीकरण हो गया। ठीक है, इसके बाईं और दाईं और दोनों तरफ यदि परमाणु की संख्या क्या होगा, समान होगा, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। एक उदाहरण दे देते हैं हम, देखिए H2 + Cl2, और यहाँ पर क्या हो गया HCl। इधर देखिए हाइड्रोजन 1 है, इधर कितना है 2, इधर Cl कितना है, Cl कितना है 2, इधर Cl कितना है 1, तो यहाँ 2 लगा देंगे हम, तो यहाँ H2 भी हो गया, तो Cl भी 2 हो गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, मतलब बाएं और दाएं और दोनों और परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन असंतुलित है, असंतुलित का मतलब क्या, दोनों ओर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए H2Cl2 और 2HCl सेम है तो ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ देखिए O6 KCl, देखिए KCl 2 ठीक है, K2, तो ये भी संतुलित हो जाएगा। हमको असंतुलित खोजना है। देखिए यहाँ पर क्या है NO3 2 है, यहाँ पर सीधे दिया हुआ है NO2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संतुलित नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा C, यह संतुलित नहीं है, मतलब कि क्या है, ये असंतुलित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन अवकारक नहीं है। ठीक है, अवकारक नहीं है, तो अवकारक नहीं का मतलब क्या, जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा वो अवकारक नहीं होगा। यहाँ पर O2 है तो यह ऑक्सीकारक है, अवकारक नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, अब समीकरण के संतुलित का मामला आ गया। ठीक है, पहले देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ FeCl कितना है 2 है, यहाँ पर Cl कितना है 3 है, तो ये संतुलित नहीं है, हमको संतुलित खोजना है ना। दूसरा में आइए, दूसरा में क्या है NH4NO2, ठीक है, N2, यहाँ पर N कितना हो गया 2, H कितना हो गया 4, तो H भी 4 है, 2 है, तो ये संतुलित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है तो FeO2 O3, यहाँ O कितना हो गया 3, और इसको भी देख लेते हैं तो KCl, हमको क्या खोजना था, संतुलित है, तो यही हमारा जो है संतुलित हो जाएगा। कौन सा, तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पर H कितना है 4, H हो गया 4, N कितना है 1 1 2, यहाँ भी 2 O2, इसका B जो है संतुलित हो जाएगा। D भी संतुलित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए Cl यहाँ कितना है 2, यहाँ Cl कितना है 1, तो ये संतुलित नहीं होगा। इसमें गौर कीजिएगा आपको क्या पूछ रहा है, कभी कह देगा असंतुलित है, कभी कह देगा संतुलित नहीं है, दोनों बात सेम होगा। ठीक है, अगला में देखिए, अब कह रहा है कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में, PbNO3 को गर्म करने में क्या बनेगा, था NO2 और ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, अगला है 43 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, रंग याद रखिएगा। ठीक है, सबका सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होगा,
ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होगा। अब जैसे कहेगा आपको कॉपर सल्फेट का रंग, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट का रंग हो जाएगा नीला, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का रंग नीला। और कहेगा फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, FeSO4, तो हरा। अब फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो कैसा रंग होगा, तो लाल भूरा। फिर याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होगा, तो पीला। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन पूछते रहता है, ये क्वेश्चन इस 4 में से कोई ना कोई पूछते रहता है बराबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है लोह चूर्ण पर तरु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि किसी धातु पर जब हम धातु की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेगा तो क्या होगा, तो यह फेरस क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इसमें कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन गैस एवं हाइड्रोजन आयरन क्लोराइड बनाता है, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 45 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिसको कि हमने इसमें रखा है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और आप लोग इसको अच्छा से तैयारी अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे भी प्रैक्टिस सेट से ही जारी रहेगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोग पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।